आओ सीखें में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लें। आज का टॉपिक क्या है? मैटर इन आर सराउंडिंग्स। ये क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट है साइंस का। मैटर इन आर सराउंडिंग्स ये चैप्टर, ये आज का हमारा टॉपिक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैटर, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? आपने कभी पहले ऐसा वर्ड सुना भी नहीं होगा। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। अब इसका मतलब क्या है? मैटर कोई भी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज जो ऑक्यूपाई स्पेस करती हो, यानी कि उसको होने के लिए कुछ जगह चाहिए हो, वो कुछ जगह घेरती हो और उसका अपना मास हो, यानी कि वेट हो। मास, अभी आप वेट ही लगा लीजिए, उसका वेट भी होना चाहिए कुछ ना कुछ, और वो कुछ स्पेस ले, उसे कहते हैं मैटर। तो मैटर किसे कहते हैं? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन इसकी हुई है। अर्ली इंडियन philosophers classified in the form of 5 basic elements। जो हमारे पुराने फिलोसोफर्स थे, इंडियन फिलोसोफर्स, उन्होंने क्या किया था? मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई कर दिया था, जिसे हम किसके नाम जानते हैं? पंच तत्व। ये आपने सुना होगा कि हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है। पंच तत्व में उन्होंने क्लासिफाई किया था। वो पंच तत्व क्या थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। हवा, धरती, आग, आकाश और पानी, ये इन्हें बोलते हैं हम पंच तत्व। ये थी फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि पुरानी थी। उसके बाद फिजिकल स्टेट पे, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे उन्हें क्लासिफाई किया गया सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस। जो कि आप जानते ही हैं, जैसे सॉलिड हुई हमारी वुड, आयरन, लिक्विड्स में आते हैं वाटर, मिल्क, ऑयल, एंड गैसेस में आती है हमारी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फिजिकल स्टेट पे हमने इन्हें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में क्लासिफाई किया। ये थी हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन आती है केमिकल कंपोजिशन पे। इस पे केमिकल कंपोजिशन पे हमने कैसे उन्हें बोला? प्योर सब्सटेंसेस, जो बिल्कुल प्योर हो, एंड मिक्सचर्स। प्योर का मतलब जो हम अपनी लाइफ में सुनते हैं वो प्योर नहीं, यहाँ प्योर का मतलब कुछ अलग है। प्योर सब्सटेंसेस में बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एंड मिक्सचर्स में बी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तुमने इसमें क्या पढ़ा? मैटर क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, 3 क्लासिफिकेशन पढ़ी। अर्ली इंडियन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ये हम पढ़ेंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि मैटर पार्टिकल से मिल के बना होता है। और वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। टाइनी का मतलब वो बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो वो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। जैसे कि आप अपनी क्लास में बैठते होंगे तो आपके क्लासमेट और आपके बीच में स्पेस होता है ना, ऐसे ही पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब कॉन्टिन्यूसली मूविंग का क्या मतलब है? कि पार्टिकल्स मैटर हर वक्त हिलते रहते हैं, वो एक वक्त कहीं टिक के नहीं बैठते। टिक के, ये आपने क्लास में सुना होगा, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें मैम कहती है कि टिक के बैठ जा करो, तुम हमेशा यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। तो ये पार्टिकल्स भी वैसे ही बच्चों के जैसे होते हैं जो क्लास में कभी टिक के नहीं बैठते। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के,
वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये था 5th पॉइंट। हमने क्या पढ़ा? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर पार्टिकल से बना है और वो पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी। वो पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में स्पेस होता है। एक दो पार्टिकल के बीच में हमेशा स्पेस होता है, थोड़ा या ज़्यादा, वो अलग अलग मैटर पे डिपेंड करता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये कभी टिक के नहीं बैठते, हमेशा यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। खींचते हैं का मतलब है कि अगर आप अपने दोस्त को देख लो तो आप पक्का जाओगे उससे बात करने की, हाँ भाई मेरा दोस्त है ये। आप अपने दोस्त की तरफ जैसे खींचते हो, ऐसे ही पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर्स। जब हमने पढ़ा कि फिजिकल स्टेट के ऊपर इन्हें क्लासिफाई किया गया है, तो इनकी हमने 3 स्टेट्स बना दी हैं। वो स्टेट्स क्या हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट्स हैं। पहले हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। ये हम क्या देख रहे हैं इस इमेज में? ये एक ब्रिक है और इस ब्रिक का इतना छोटा सा पार्ट हमें बड़ा करके दिखाया गया है ऐसे। अब ये इसमें देखिए कि पार्टिकल्स कितने पास पास हैं। ये जो सारे स्फेयर्स हैं या एक ये जो सर्कल है ये पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल्स कितने पास पास हैं, बट फिर भी इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं सॉलिड्स की? सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। कोई भी सॉलिड है, जैसे वुड है या फिर आयरन है या ये ब्रिक है या कोई भी सॉलिड हमारे घर में है, उसकी एक फिक्स्ड शेप होती है। चाहे वो क्यूब होगा, चाहे वो स्क्वायर होगा, सर्कल होगा, स्फेयर होगा, बट शेप उसकी डेफिनेट होगी। और वॉल्यूम, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो भी ऐसा नहीं होगा कि अभी छोटा है फिर अपने आप बड़ा हो जाएगा, ऐसे कभी नहीं होगा। वो जितना है उतना ही रहेगा और उसकी शेप जैसी है वैसी ही रहेगी। सेकंड पॉइंट, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। सबसे कम स्पेस सॉलिड के पार्टिकल्स में होता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम, मतलब दो पार्टिकल के बीच में बहुत कम स्पेस होता है। थर्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने पढ़ा था ना कि आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो उनके बीच में फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है? जोर लगा लो, या वो एनर्जी जो उनको खींचती है एक दूसरे की तरफ, वो बहुत ज्यादा होती है। वो फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इज मैक्सिमम। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम एंड द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। सॉलिड में पार्टिकल बहुत कम हिलते हैं। सॉलिड को आप एग्जांपल ऐसे लगा लो कि कोई स्ट्रिक्ट टीचर है, अगर वो क्लास में आ जाए तो बच्चे हिलते हैं? नहीं हिलते ना, बस जहाँ है वहीं बैठे रहते हैं। ऐसे ही सॉलिड में भी यही सेम केस है कि इनके पार्टिकल्स हिलते नहीं हैं, टिक के बैठे रहते हैं। लीस्ट कंप्रेसिबल। अब ये कंप्रेसिबल का मतलब क्या है? कंप्रेसिबल का मतलब हम इन्हें बहुत ही कम दबा सकते हैं। दबाने का मतलब क्या है? जो एक स्माइली बॉल होती है, ये जो स्पंज होता है जो हमारी आपकी माताएं यूज करती हैं, स्पंज, वो स्पंज हम जैसे उनके बीच में स्पेसेस होते हैं तो वो दब जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कंप्रेस करना, कंप्रेसिबल। कहते हैं ना स्पंजी केक है तो वो केक दब जाता है, बट जो सॉलिड होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं दबते, इसलिए उन्हें कहते हैं दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज लीस्ट। डिफ्यूजन हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, अभी बस यहाँ पे आप याद कर लीजिए कि देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। तो हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े? पहला, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, उनकी फिक्स शेप होती है, उनकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है, वो घटते बढ़ते नहीं है। उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, वो आपस में एक दूसरे चिपके रहते हैं। मूवमेंट बहुत कम होती है, वो टिक के बैठते हैं, कहीं हिलते डुलते नहीं हैं। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स मिनिमम एंड दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। उन्हें हम ज़्यादा दबा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत हार्ड होते हैं। एंड देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। तो ये थी
सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आते हैं हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज पे। अब इस बोतल में लिक्विड भर रखा है, इस बोतल में कोई लिक्विड है, उसका छोटा सा पार्ट इन्होंने हमें बड़ा करके दिखाया है, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा स्पेस ज्यादा हो गया तो पार्टिकल्स के बीच में। तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप। अब ये आप कैसे समझिए, ऐसे समझिए कि हम पानी को अगर एक गिलास में डालें तो वो पानी क्या करता है, उस गिलास की शेप लेता है, और अगर हम उसी पानी को किसी बोतल में डाल दें तो वो उसकी शेप ले लेगा। तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। बट ये है कि पानी घटता बढ़ता नहीं है, उतना ही रहता है। लिक्विड्स टेक शेप ऑफ द कंटेनर, जैसे कि बोला अगर वो गिलास में डालेंगे तो वो गिलास की शेप ले लेगा, एंड इफ वी पुट इट इनटू अ बॉटल देन इट विल टेक द शेप ऑफ बॉटल, एंड इफ वी पुट इन द ग्लास देन इट विल टेक द शेप ऑफ ग्लास। तो इनकी अपनी कोई शेप नहीं होती, किनकी, लिक्विड्स की। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा होता है, सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। जो फोर्स होता है वो सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड से थोड़ा कम होता है। ये आप ऐसे देखेंगे कि पानी हमेशा हिलता रहता है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, मतलब पानी के पार्टिकल टिक के नहीं बैठते, वो यहाँ वहां हिलते रहते हैं। एंड दे आर लेस कंप्रेसिबल। लेस कंप्रेसिबल का मतलब क्या है कि हम उन्हें कुछ हद तक दबा सकते हैं, यानी कि प्रेशर लगा के उनकी वॉल्यूम कम कर सकते हैं। बट सॉलिड के बजाय उनकी कंप्रेसिबिलिटी पावर ज़्यादा होती है, उन्हें हम ज़्यादा दबा सकते हैं। दबाने का मतलब क्या है कि उनकी थोड़ी सी वॉल्यूम कम करना हाई प्रेशर लगा के। एंड देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स। अब ये यहाँ समझिए डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जब एक टाइप के पार्टिकल दूसरे टाइप के पार्टिकल्स में मिल जाएं, उनके जो स्पेस है उसमें घुस जाएं, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। अब सॉलिड के पार्टिकल तो एक दूसरे में मिलते नहीं है, जैसे कि अगर हम एक वो रखें, लकड़ी रखें और एक लोहा रखें तो वो आपस में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम पानी में दूध डाल दें तो वो मिल जाएगा। तो इसलिए देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स। ये थी लिक्विड्स की प्रॉपर्टी, क्या थी कि शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है। वो शेप किसकी लेंगे, जिनमें हम उनको रखेंगे। एंड द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, उनका स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होगा सॉलिड से। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट का चक्कर अभी आप जब गैस की पढ़ेंगे ना तब तब आपको आएगा समझ में कि यहाँ पे इंटरमीडिएट क्यों कहा जा रहा है। एंड द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, उनके पार्टिकल्स कुछ हिलते रहते हैं, वो सॉलिड से ज्यादा हैं बट फिर भी लेस कंप्रेसिबल है। सॉलिड से ज्यादा है बट फिर भी लेस कंप्रेसिबल है। एंड देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स। तो ये थी लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज। फिर आती है गैस की प्रॉपर्टीज। ये इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है, ना इनका फिक्स्ड शेप है और ना फिक्स्ड वॉल्यूम है। मतलब कि जैसे ही आपका ब्रेक हुआ स्कूल टाइम में, सारे बच्चे यहाँ वहाँ कैसे भागते हैं, ऐसे ही गैसेस के पार्टिकल्स यहाँ वहाँ अपनी मस्ती में भागते रहते हैं। इन्हें कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है कि कोई हमें पकड़ लेगा या कोई हमें क्या करेगा, इन्हें कोई डर नहीं है, ये मस्त अपना घूमते रहते हैं। एंड गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। हम इन्हें कितने भी बड़े कंटेनर में डालें, ये उस कंटेनर में जाके उसका पूरा स्पेस घेर लेंगी। क्या, गैसेस किसी भी कंटेनर में डालें ये उसका पूरा स्पेस घेर लेंगी, होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पार्टिकल्स कितने दूर दूर हैं एक दूसरे से,
जैसे कि आपस में दोस्त ना हो, दुश्मन हो। क्या पता दोस्त हो, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हो, भागम भगाई खेल रहे हो, तो ऐसे नहीं मानना कि दुश्मन है, लेकिन फिर भी स्पेस ज्यादा है। ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। इनके आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, मतलब एक दूसरे को बहुत कम खींचते हैं, ज्यादा नहीं खींचते। मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। अब ये यहाँ वहां मस्त भागते हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो इनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा है। दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल। अब मोस्ट कंप्रेसिबल क्यों है? क्योंकि इनके बीच में जो ये खाली स्पेस है, अगर हम प्रेशर लगाएं तो इस खाली स्पेस को प्रेशर लगा के कम कर सकते हैं और इनकी वॉल्यूम घटा सकते हैं। तो इस खाली स्पेस को कम करने के लिए हमें ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? मोस्ट कंप्रेसिबल। सबसे ज्यादा कंप्रेस हम गैसेस को कर सकते हैं। एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी, देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। आप कभी कभी आपने देखा नहीं होगा कि कोई भी गैस अलग अलग हो, सारी गैस मिलके एयर कैसे बनाती हैं? क्यों? क्योंकि वो आपस में इतनी ज्यादा मिक्स होती हैं कि हम उनको अलग कर ही नहीं पाते। तो ये जो मिक्स होती हैं बहुत ज्यादा, इसी को कहते हैं डिफ्यूजन, जो कि हमने लिक्विड्स में ही पढ़ा। बट इसमें डिफ्यूजन का रेट बहुत ज्यादा होता है। तो ये पढ़ी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस की क्या प्रॉपर्टी थी? कोई शेप नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं, जहां रखेंगे उसकी सारी जगह घेर लेंगी। उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ आता है इंटरमीडिएट का चक्कर। इंटरमीडिएट मतलब पानी या कोई और लिक्विड, दो सॉलिड्स और लिक्विड में हमेशा बीच में लाई करता है। कोई भी चीज हो, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे मूवमेंट हो, चाहे स्पेस हो, लिक्विड्स हमेशा बीच में लाई करते हैं, इसलिए जो बीच में लाई करता है उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो ये हमने पढ़ी गैसेस की प्रॉपर्टीज। तो ये आप देख लीजिए डायग्राम के थ्रू, इमेजेस के थ्रू कि कैसे कैसे पार्टिकल्स हैं। ये गैस के, हमने पहले भी देखा, ये गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है, लिक्विड्स में थोड़ा सा और कम है, और सॉलिड्स में तो बहुत ही कम है। बट है, स्पेस तो है बट कम है। चेंज ऑफ स्टेट। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, चेंज ऑफ स्टेट। हमने 3 स्टेट पढ़ी, कौन कौन सी? सॉलिड ये स्टेट, लिक्विड ये स्टेट, एंड गैसियस स्टेट। 3 स्टेट पढ़ी। व्हेन अ सॉलिड is heated, it changes into liquid. When a liquid is heated, it changes into gas. समझिए, कोई भी सॉलिड, कोई भी नहीं, हर सॉलिड नहीं होता, कुछ सॉलिड्स ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं चेंज ऑफ स्टेट की। जैसे कि बर्फ। अगर हम उस बर्फ जो कि सॉलिड होती है, उसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है, उस बर्फ को गर्म करें तो वो क्या करती है? वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें? लिक्विड स्टेट में आ जाती है। एंड देन अगर हम लिक्विड को हीट करें तो वो पानी गैस में बन जाता है। इसका रिवर्स प्रोसेस भी होता है, जब उस गैस को ठंडा करेंगे। व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट चेंजेस टू लिक्विड, एंड व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट चेंजेस टू सॉलिड। तो हमने क्या पढ़ा? व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड। जब सॉलिड को हीट करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस। किसी लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हमने क्या पढ़ा? व्हेन अ गैस इज कूल्ड, अगर किसी गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी, और उस लिक्विड को फिर से ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? सॉलिड बन जाएगी। ये है चेंज ऑफ स्टेट का प्रोसेस, जो कि सारा टेम्परेचर पे, मतलब हीट पे डिपेंड करता है। इफ आइस इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर। इफ आइस इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर, एंड इफ वाटर इज हीटेड, अगर पानी को गर्म करेंगे तो ये स्टीम बन जाएगा। स्टीम क्या होती है? भाप। अब बर्फ से पानी, पानी से भाप, और अगर हम स्टीम को ठंडा करेंगे तो फिर ये वापस पानी बन जाएगा, और अगर फिर पानी को और ज्यादा ठंडा करेंगे तो ये वापस बर्फ बन जाएगा। इसे कहते हैं हम
चेंज ऑफ स्टेट। सॉलिड स्टेट से लिक्विड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हीटिंग। लिक्विड से गैसेस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हीटिंग। वापिस जाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? कूलिंग। यहाँ भी कूलिंग। ठीक है। आइस देखो पार्टिकल्स कितने क्लोज क्लोज हैं। अब हमने इसको हीट किया, ये मेल्ट हुई और ये पानी बन गई, पार्टिकल्स दूर दूर चले गए। फिर हमने पानी को फिर हीट किया, ये पानी उबल रहा है, इससे क्या बन रही है? स्टीम, वाष्प, जिसे हम भाप भी बोलते हैं। पहला आया मेल्टिंग, फिर आया बॉइलिंग, जिससे कि क्या बनी? भाप बनी। हमने हीट किया। ये नीचे बर्नर लगा रखे हैं, इन्हें कहते हैं चेंजेस ऑफ स्टेट या चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। डायग्राम से आप देख सकते हैं। फिर अभी हमने पढ़ा मेल्टिंग। मेल्टिंग पानी के केस में होती है, मेल्टिंग पानी के केस में होती है, और भी केसेस में होती है। मेल्टिंग जिसे हम फ्यूजन भी कहते हैं। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल्स बिगिन टू वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड एंड बिगिन टू मूव मोर फ्रीली। अगर किसी सॉलिड को हीट किया जाए तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हिलने डुलने लगते हैं, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तापमान पे आकर वो सॉलिड मेल्ट हो जाता है। मेल्ट का मतलब पिघल जाता है और लिक्विड में चेंज हो जाता है। पिघल जाता है और लिक्विड में चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। अब ये जो मेल्टिंग का प्रोसेस है, ये फ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। क्या पढ़ा हमने? मेल्टिंग पढ़ा। कैसे होती है मेल्टिंग? किसी सॉलिड को हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू करेंगे बहुत हाई स्पीड से, एंड सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाएगा एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के बाद। टेम्परेचर एट विच a solid melts is called its melting point. The melting point of ice is 0 degree Celsius or 273 Kelvin. वो टेम्परेचर जहां पर सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग और अ सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। केल्विन और सेल्सियस अलग अलग स्केल हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ये हमने पढ़ लिया मेल्टिंग, फ्यूजन। फिर आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? अब इसमें आप पढ़ सकते हैं हीट, हीट मतलब गर्मी। लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called the latent heat of fusion. वो हीट एनर्जी का अमाउंट जो हमें चाहिए, किस लिए? 1 किलो 1 kg 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कोई एक्स्ट्रा प्रेशर हम ना लगाए, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है सिंपल नेचुरल प्रेशर, उसी प्रेशर पे, और इसके मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि अगर हम बर्फ के केस में चेक करें तो 1 किलो बर्फ को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पानी बनने के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो हीट चाहिए होगी, उस हीट को क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called the latent heat of fusion. वो हीट एनर्जी जो 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और मेल्टिंग पॉइंट पे कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, उस हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से पढ़ा। नेक्स्ट, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये थर्मोमीटर है और ये टेम्परेचर इसका मेजर कर रहा है। देन कम्स टू बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है? उबलना। हम घर में दूध उबालते हैं ना, तो वही होता है बॉइलिंग। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड and its
पार्टिकल्स बिगिन टू मूव इवन फास्टर, जब हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे और उसके पार्टिकल्स बहुत तेजी से हिलने लगेंगे। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगिंस टू बॉयल। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद वो लिक्विड उबलना शुरू होगा और क्या होगा, चेंजेस इनटू गैस या वेपर। जब वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, उस पॉइंट को या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है, किसी लिक्विड को हीट करें और वो उबलने लग जाए और उसका जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, इसे कहते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना मतलब ये पूरे, अगर हम ये यहाँ पे वाटर को बॉईल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो पानी आग के पास होगा सिर्फ वही उबलेगा, पूरा पानी एक साथ उबलेगा, इसलिए इसे कहते हैं बल्क फिनोमिना, क्योंकि ये बल्क में होता है, कंप्लीटली होता है। When a liquid boils, the bulk of the liquid changes into water। मतलब जब कोई लिक्विड उबलता है तो पूरा का पूरा लिक्विड ही धीरे धीरे गैस बनना शुरू हो जाता है। अब वो टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी लिक्विड उबलना शुरू हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को, कौन से टेम्परेचर को, जहाँ पे कोई भी लिक्विड बॉयल होना, उबलना शुरू हो जाए, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। तो ये अब एक सेल्सियस को केल्विन में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करें, उसमें 273 प्लस कर दें, वो क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस था, इसमें इन्होंने क्या किया, 273 प्लस किया, किन्होंने, साइंटिस्ट ने। अब साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है क्या, ये केल्विन स्केल, 273 प्लस किया और 373 केल्विन इक्वल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस की। और अगर केल्विन को सेल्सियस में करना हो तो सेम उसमें से 273 माइनस कर दो तो वो क्या, सेंटीग्रेड या सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ी थी, ऐसे ही क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is called the latent heat of vaporization। वो हीट एनर्जी जो 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, कौन सी कंडीशंस में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि हम उस पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना लगा रहे हो, और उसके बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे जो हीट चाहिए होगी, उस हीट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। The amount of heat energy required to change 1 kg of a liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is called the latent heat of vaporization। ये आपने पढ़ा, हमने भी पढ़ा। पूरा बॉइलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड वी मूव। ये एक डायग्राम जो शो कर रहा है उसका टेम्परेचर किसका, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग वाटर का, किसके थ्रू, थर्मामीटर के थ्रू। इनमें हमें दिखा नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है, इसका मन नहीं है दिखाने का। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलिकुलर मोशन। मोलिकुलर मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। सो ये सॉलिड है, कैसा है, कोल्ड, ठंडा है, तो इनमें स्पेस कम है। जैसे ही अब इसको गर्म करेंगे ये फैल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा और स्पेस बढ़ जाएगा। ये इफेक्ट है टेम्परेचर का पार्टिकुलर या मोलिकुलर मोशन पे। और ये लिक्विड है, ये ठंडा है, ये पास पार्टिकल्स हैं। जैसे ही हम इसे गर्म करेंगे, हॉट करेंगे, तो क्या होगा, पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे, इनके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलिकुलर मोशन। सब्लिमेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सब्लिमेशन क्या है
चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लिक्विड में आता ही नहीं है, लिक्विड में आने से पहले ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे ही जब गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में आती ही नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस को सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और या गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाए उसको भी क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। एग्जांपल, इफ सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वेपर, इफ द वेपर्स आर कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड। अब सॉलिड कैम्फर, कैम्फर क्या होता है, कैम्फर होता है कपूर, जो हम अपने घर में मंदिर में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कपूर, उसे बोलते हैं हम कैम्फर। अब कपूर को अगर हम हल्का सा गर्म करें तो वो लिक्विड में आने की बजाय डायरेक्ट गैस में आएगा। जैसे ये एक्टिविटी अब देखिए, इसमें हमने क्या रखा है, अमोनियम क्लोराइड रखा हुआ है या कपूर रखा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। किसको गर्म कर रहे हैं, इस कपूर को। अब ये कपूर डायरेक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है। ऊपर जाके हमने इस फनल पे कॉटन लगा रखी है और वो कॉटन में क्या कपूर जाके ठंडा हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ये क्या है, चाइना डिश, बर्नर, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी सब्लाइम होता है। सब्लाइम मतलब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपने पढ़ा सब्लिमेशन, हमने भी पढ़ा। एग्जाम्पल पढ़ा क्या, कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड व्हेन हीटेड इट चेंजेस इनटू वेपर्स डायरेक्टली विदाउट कमिंग इनटू स्टेट ऑफ लिक्विड, इट चेंजेस इनटू वेपर डायरेक्टली। ये है सब्लिमेशन। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस, प्रेशर दबाव का इफेक्ट गैसेस पे क्या पड़ता है। When pressure is applied on gas, the particles come closer and gas changes into liquid. जब हम ये गैस है या ये गैस के पार्टिकल्स हैं, हमने इस पे ऊपर से प्रेशर लगाया। कहाँ से प्रेशर लगाया, ये पिस्टन बोलते हैं इसे। इस पे हमने नीचे की तरफ प्रेशर लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे ही प्रेशर लगाया, इसके पार्टिकल्स पास पास आ गए और फिर ये पार्टिकल्स जैसे ही पास पास आए, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, ये लिक्विड बन गया। We can liquefy gases by applying pressure and reducing the temperature. अब किसी गैस को लिक्विड या लिक्विफाई करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, दो काम करने होंगे। अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर उस पर लगाना होगा और उसे ठंडा करना होगा, उसका टेम्परेचर कम करना होगा। reducing the temperature. Compressed solid carbon dioxide is called dry ice. जब हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये आपने सुना होगा बहुत बार इस गैस के बारे में, जब भी हम इसे कंप्रेस करते हैं तो ये सॉलिड में होती है कन्वर्ट, और उस सॉलिड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। एंड इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड, अगर हम प्रेशर वापस हटा दें उसके ऊपर से, तो वो क्या होता है, फिर वो वापस किस में आती है, CO2 स्टेट में, गैस स्टेट में, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ये एक एक्सेप्शन है किसका, CO2 का। और ये आप LPG सिलेंडर देख सकते हैं, इसे भी ये गैस होती है और इसे सिलेंडर्स में लिक्विफाई किया जाता है। LPG का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर घटा के हमने पेट्रोलियम गैस को लिक्विड बना दिया, इसलिए उसके बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस, कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो गैसें लिक्विड में चेंज होगी और घटाएं तो वापस गैसीय स्टेट में आ जाएंगी। LPG हमने एग्जांपल पढ़ा। ड्राई आइस क्या होती है, कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो सी CO2 को हम
कंप्रेस करते हैं और उसे सॉलिड बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। ये हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स, ये वैसे हम पढ़ चुके हैं, फिर भी आप देखिए, ये 3 स्टेट्स हैं जो हमने पढ़ी, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। अब सॉलिड से लिक्विड की तरफ आ रहे हैं हम, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग या फ्यूजन। और लिक्विड से सॉलिड की तरफ आ रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? लिक्विड से सॉलिड की तरफ सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन। ये है सॉलिड और लिक्विड के बीच में प्रोसेसेस। अब लिक्विड और गैस के बीच में क्या प्रोसेस है? लिक्विड से अगर हम गैस कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे वेपराइजेशन। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज नोन एज वेपराइजेशन, एंड कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। वेपराइजेशन क्या है? लिक्विड से गैस। कंडेंसेशन क्या है? गैस से लिक्विड। और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आ रहे हैं तो भी सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जा रहे हैं तो भी सब्लिमेशन। ये है इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज किया जा सकता है टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके। इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। इवेपोरेशन का मतलब क्या है? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। कोई किसी भी लिक्विड का वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना, किससे? बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही। बॉइलिंग पॉइंट रीच ना हो उससे पहले ही जब पानी वेपर में कन्वर्ट, या कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किसे बोलते हैं? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो। बिलो का मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाला टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही पानी गैस बनना या वेपर बनना शुरू हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। अब बॉइलिंग क्या थी? बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना था कि पूरा का पूरा पानी बॉयल होता था, बट इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन। सरफेस फिनोमिनन क्या है? कि जो पानी के सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो पानी के सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स हैं नीचे, ये क्या है? सिर्फ यही गैस बन रहे हैं, नीचे वाले अभी भी लिक्विड है। तो particles from the surface gain enough energy to overcome the forces of attraction and changes to vapor state। इस लाइन का मतलब क्या है? कि जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल होते हैं वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे वो भाग सकें। किससे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो भाग सकें, और जैसे ही वो वहां से भागते हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। अब फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे कैसे? टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे एंड विंड स्पीड पे। फर्स्टली हम आते हैं सरफेस एरिया पे। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। हम इसका एग्जांपल क्या है कि जब हमने किसी चीज़ को सुखाना होता है, किसी लिक्विड को, तो हम उसको फैलाते हैं ताकि वो जल्दी सूख जाए। सूखता कैसे है वो? इवेपोरेशन के प्रोसेस से। तो इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जब भी सरफेस एरिया बढ़ाएंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब अगर हम उसकी टेम्परेचर, उसका तापमान बढ़ाएंगे, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, कपड़े क्या करते हैं? धूप में डालते हैं, धूप गर्म होती है, कपड़ों का टेम्परेचर बढ़ाती है, और जितना भी कपड़ों में पानी होता है वो सारा इवेपोरेट हो जाता है। जितना भी कपड़ों में पानी होता है वो सारा इवेपोरेट हो जाता है, इससे हम सुखाते हैं।
तो इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन बढ़ेगा। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब जिस दिन अब बारिश आई हो, जिस दिन बारिश आती है या रेन होती है, तो उस दिन क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है कि हवा में पानी का कंटेंट कितना है, हवा में कितना पानी प्रेजेंट है। अब जिस दिन बारिश आती है उस दिन हवा में पानी ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। एंड फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब इसके एग्जांपल, जिस दिन हवा बहुत तेज चल रही है उस दिन कपड़े कितनी जल्दी सूखते हैं। ये पूरी साइंस हमारी लाइफ पे है। ये चारों एग्जांपल हमारे लाइफ से ही आए। तो इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अभी आप इवेपोरेशन की डायग्राम देख पा रहे हैं कि पार्टिकल्स कैसे उड़ते हुए जा रहे हैं। ये किसके पार्टिकल्स हैं? वाटर के पार्टिकल्स हैं। इवेपोरेशन डायग्राम देखिए इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स, जब कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होता है तो जो पार्टिकल इवेपोरेट होता है ना, वो क्या करता है, लिक्विड की सारी हीट एनर्जी यूज करके ही तो होता है। लिक्विड में जो हीट एनर्जी होती है उसे यूज करता है और होता है इवेपोरेट। जब हीट एनर्जी उसने यूज कर ली तो लिक्विड क्या गर्म रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो वो पार्टिकल था जो इवेपोरेट हो गया है वो उसकी हीट एनर्जी लेके चला गया, तो पीछे क्या रह गई? ठंडक रह गई। तो वो क्या करता है, अब जो पीछे वाला जो रेजिड्यू लिक्विड रह जाता है वो एनर्जी लेके वो एनर्जी दे देता है, जिसके कारण वो खुद कोल्ड यानी कि ठंडा हो जाता है। तो एक बार दोबारा समझिए, जब भी कभी इवेपोरेशन होता है, जो पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं, वेपर बनते हैं, वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी यूज करके इवेपोरेट होते हैं। जब वो हीट एनर्जी यूज कर लेंगे तो पीछे हीट बचेगी नहीं, जिसके कारण कूलिंग होगी। तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब इसके एग्जांपल देखिए। पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर एब्जॉर्ब्स हीट मेक्स द हॉट सरफेस कूल। अब तो खैर कूलर्स आ गए हैं, एयर कंडीशनर आ गए हैं, बट थोड़े से 5-10 साल पहले जब ये इतने प्रचलित नहीं थे एसीज एंड कूलर्स, तब क्या करते थे, जब लोग अपनी छतों पे सोते थे, कब? ड्यूरिंग समर, गर्मियों में जब अपनी छत पे सोते थे तो क्या करते थे, वो अपनी छत पे सोने से पहले, आपने भी कभी ना कभी किया होगा, सोने से पहले कुछ पानी का छिड़काव करते थे ताकि जो छत सारा दिन में गर्म हुई है वो ठंडी हो जाए। अब वो ठंडी कैसे होती है? जब हमने उसके ऊपर पानी स्प्रिंकल किया तो वो पानी क्या करेगा, उस छत की हीट को यूज करके, उस छत की हीट को यूज करके इवेपोरेट होगा। अब जैसे ही इवेपोरेट होगा तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेट होते ही छत को क्या करेगा, ठंडा कर देगा, जिससे कि हम आराम से सो सकते हैं और वो हॉट सरफेस को भी ठंडा बना सकता है। क्या? पानी। किसी भी चीज को अगर हमने ठंडा करना हो तो क्या करते हैं, सिर्फ उस पर पानी डालो और वो चीज ठंडी हो जाती है। वो कैसे होती है? इवेपोरेशन के कारण, बिकॉज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। कैसे कूलिंग? अब हमें पसीना आता है, हमें क्या, आपको भी तो आता होगा, पसीना आता है। अब वो पसीना क्यों आता है? ये भगवान ने हमें एक गिफ्ट दे रखा है गर्मियों में, जब हमें पसीना आता है। अब पसीना जैसे ही हमारी स्किन पे आता है, होता तो वो भी लिक्विड है, तो वो क्या करता है, हमारी स्किन की हीट को यूज करके इवेपोरेशन हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। जब वो उसने स्किन की हीट ही यूज कर ली तो जो पीछे स्किन बचेगी वो तो अपने आप ही ठंडी हो जाएगी ना। तो ये हमें भगवान का एक गिफ्ट है कि हमें पसीना आता है। कई लोग पता नहीं क्यों पसीने को बड़ा हेट करते हैं, बट पसीना आना सेहत के लिए अच्छा होता है। ये हमारी बॉडी को कूल बनाता है। कैसे कूल बनाता है?
इवेपोरेशन से पसीना आता है, सूखता है और हमारी बॉडी कूल होती है। अब wearing cotton clothes in summer keeps us cool because cotton absorbs sweat and sweat evaporates, it absorbs heat from the body। अब हम क्या करते हैं, गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि कॉटन पसीने को क्या करता है, सोखता है और फिर आगे उसको सुखाता है। जैसे ही पसीना सूखता है वो हम कपड़े भी ठंडे होते हैं और हमारी बॉडी भी ठंडी होती है, जिसके कारण हमें गर्मी नहीं लगती। हाउ इवेपोरेटिव कूलिंग वर्क्स। जैसे ये एक फिल्टर लगा लो, ये फिल्टर है जो कि जिसमें पानी आ रहा है ऊपर से। अब बाहर से गर्म हवा आ रही है, वार्म एयर, जो जैसे कि ये सिस्टम होता है कूलर्स में। गर्म हवा आई, वो पानी के थ्रू आई। अब पानी के थ्रू आई तो पानी सूख गया, इवेपोरेशन हो गया। अब इवेपोरेशन हुआ तो इवेपोरेशन कोजेस कूलिंग। अब कूलिंग हो गई तो जो बाकी हवा बच गई वो कैसी आई, ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा। हम जो गर्मियों में कूलर का मज़ा लेते हैं वो इवेपोरेशन के कारण ही लेते हैं। तो अगली बार जब भी आप कूलर के नीचे सोएं तो, या एसी का कंसेप्ट अलग है, बट कूलर में यही कंसेप्ट होता है यूज़। तो अपने माइंड में लाए कि ये किसके कारण हो रहा है, इवेपोरेशन के कारण हो रहा है। डिजर्ट कूलर, ये हमने पढ़ लिया। डिजर्ट कूलर में क्या होता है यूज़, यही इवेपोरेशन का टॉपिक। ही बार बार पानी आता है ताकि पानी सूखे और जो हवा हमें मिले ठंडी मिले। यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। एंड थैंक यू, जय हिंद। सब्सक्राइब टू आओ सीखें।